भारत की राजनीति के महत्वपूर्ण मुद्दों में अगर आज हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बाहर निकल के आ रहा है। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने आप में कोई नया या कोई आज का मुद्दा नहीं है। ये जब से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और हमने अपने संविधान का निर्माण किया, उसी समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में रहा है। हालांकि अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के रेलेवेंस की बात आज की डेट में करें तो देश की संप्रभुता, देश की एकता, अखंडता, देश में महिलाओं और सभी वर्गों के बीच समानता को स्थापित करने के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के हम देश में एक यूनिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। जब तक सभी धर्म समाज के सभी वर्गों में महिलाओं पुरुषों के लिए, सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक समान सिविल कोड नहीं होगा, तब तक हम देश में एकता अखंडता की बात कैसे करेंगे? हम देश की संप्रभुता को बचाएंगे कैसे? दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वाले लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए, जब ये इतना ही जरूरी अगर होता तो संविधान के लागू करते समय भी इसको लागू किया जा सकता था। अगर ये इतना ही जरूरी है तो आज अगर देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और अखंडता के लिए अगर ये इतना ही जरूरी है तो आज बताइए बिना इसके एकता अखंडता को नुकसान कहां पहुंचा है? कई मुद्दे हो सकते हैं, लोगों के कई राय तर्क हो सकते हैं, लेकिन इन सब से परे हटते हुए पहले हम ये देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। क्या वास्तव में भारत के समाज को इसकी आवश्यकता है? क्या वास्तव में ये देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए जरूरी है? तो आइए एक नजर डालते हैं इसके टाइमलाइन पर कि किस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट आया। तो आइए इसके संदर्भ में सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसकी बात ही पहली बार कब की गई? 1835 की बात है। ब्रिटिश सरकार, जो कॉलोनियल इंडिया था, औपनिवेशिक भारत था, वहां पर विभिन्न कानूनों में एक समरूपता स्थापित करने के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एक कमेटी बनाती है। और 1835 में उस कमेटी की रिपोर्ट आती है और उस कमेटी का कहना था कि क्राइम यानी अपराध, एविडेंस यानी उससे रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हैं, इनसे संबंधित जो नियम हैं यानी जो क्रिमिनल लॉज हैं, उनको कोडिफाई किया जाना चाहिए। एक समान क्रिमिनल लॉज होने चाहिए सभी धर्म, सभी जाति यानी सब भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए। कमेटी ने कहा लेकिन जो सिविल मैटर्स हैं, हिंदू और मुसलमानों के जो सिविल मैटर्स हैं यानी मैरिज से रिलेटेड मामले हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड मामले हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड मामले हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले हैं, इनको टच ना किया जाए, क्योंकि उस समय तक इन्हें अलग अलग धर्म के अनुसार इसको हैंडल किया जा रहा था, रेगुलेट किया जा रहा था। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट ट्राइंग टू इंटरवीन इन दीज अफेयर्स, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बेहतर प्रशासन से मतलब था, उन्हें लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यही यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड फिर आगे भी बढ़ी, क्योंकि जो मुस्लिम लॉज थे, जो मुस्लिम शरीयत लॉज थे, उनसे मुस्लिम के अफेयर्स मैनेज होते थे। हिंदुओं में भी ऐसे लॉज थे, लेकिन हिंदू कम्युनिटी में ऐसे लॉज की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मुस्लिम कम्युनिटी में तो शरीयत लॉ था, सभी को उसी का पालन करना था, लेकिन हिंदू कम्युनिटी में बहुत सारे सेक्ट होने के कारण बहुत सारे इस अफेयर यानी सिविल अफेयर्स को मैनेज करने के अलग अलग कानून थे। 1941 में फिर से एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था BN राव कमेटी। इस BN राव कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया कि हिंदू लॉज के कोडिफाई किए जाने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुओं के इन अफेयर्स को मैनेज करने के लिए इतने ज्यादा कानून प्रचलित हैं कि ये अपने आप में यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन नहीं करें, और इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगा तो हिंदू कम्युनिटी में ही कई तरीके के एक भेदभाव की प्रक्रिया दिखती है, यानी उनमें ही कई सारे यूनिफॉर्मिटी का भाव दिखता है। अल्टीमेटली BN राव कमेटी के रिकमेंडेशन 1941 में कमेटी का गठन किया गया। उसने सारे हिंदू लॉज को मिलाकर हिंदू कोड बिल बनाने का रिकमेंडेशन दिया। हिंदू कोड बिल अपने आप में लाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन कई सारे विरोध थे। इसी दौरान भारत को आज़ादी भी मिली और भारत के संविधान सभा में इस पर चर्चा भी हुई। BR अम्बेडकर साहब ने भी इसको लेकर
और कई सारे अन्य कमेटियों में भी इसको लेकर चर्चा हुई और ये तय किया गया कि अभी राइट टाइम नहीं है। जैसे अंग्रेजों ने 1835 में कहा था कि राइट टाइम नहीं है कि हम इनके इंटरनल मामलों में इंटरफियर करें, वैसे ही ये कहा गया कि अभी मुस्लिम्स के मामलों में इंटरफियर करने का कोई राइट टाइम नहीं है। हाँ, हिंदुओं के जो कोड्स हैं, हिंदुओं के जो लॉज हैं, उन्हें हम हिंदू कोड बिल में शामिल करके एक यूनिफॉर्म लॉ बना सकते हैं। उसके रिकमेंडेशन के आधार पर हालांकि कई सारे विरोध हिंदू कम्युनिटी में भी उठकर खड़े हो गए और फाइनली इसको लेकर अंतिम रूप से जो हिंदू कोड बिल आया उसमें 4 प्रमुख लॉज बने, यानी 4 अलग अलग लॉज को मिलाकर हिंदू कोड बिल बनाया गया, जिससे आज पूरी हिंदू कम्युनिटी और उनके पर्सनल अफेयर्स मैनेज होते हैं। लेकिन आज भी मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ अलग है, क्रिश्चियंस का पर्सनल लॉ अलग है, पारसीस का क्रिश्चियन लॉ अलग है। ये जो हिंदू कोड बिल यानी कि पारसीस का जो पर्सनल लॉज है, मुस्लिम्स का पर्सनल लॉज है, वो हिंदुओं के पर्सनल लॉ से अलग है। हिंदुओं के पर्सनल लॉज को हिंदू कोड बिल में कोडिफाई कर दिया गया। आज हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सारी कम्युनिटीज इसी हिंदू कोड बिल से रेगुलेट होती हैं। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सक्सेशन एक्ट 1956, माइनॉरिटीज या गार्जियनशिप एक्ट यानी 1956, यानी कि गार्जियनशिप एक्ट और जो गार्जियनशिप के साथ जो माइनॉरिटी एडॉप्शन एक्ट था, यह भी हिंदू कोड बिल का ही पार्ट बना दिया गया और मेंटेनेंस को भी हिंदू कोड बिल में यूनिफाइड तरीके से लागू कर दिया गया। यानी मेंटेनेंस लॉ बनाया गया, एडॉप्शन गार्जियनशिप एक्ट बनाया गया, इसके अलावा सक्सेशन एक्ट बनाया गया और ये जो हिंदू मैरिज एक्ट था, ये सभी कम्युनिटी यानी हिंदू के सभी सेक्ट पर, सिख, जैन, बौद्ध, इन सभी के लिए कॉमन हिंदू कोड बिल बना दिया गया। और जब इसको लागू करने की बात आई तो हिंदू कोड बिल तो लागू किया गया, लेकिन बाकियों पर टच नहीं किया गया उन कानूनों को, क्योंकि लगा कि इससे सोशल एक मिसट्रस्ट का डेवलप होने की गुंजाइश है और पॉलिटिकल क्योस होने की गुंजाइश है। इसलिए कहा गया कि आगे भविष्य में जब हम बेसिक जो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर लेंगे, जब एक ट्रस्ट बिल्डिंग कर लेंगे सोसाइटी में, तब हम सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर लेंगे। और इसे संविधान के आर्टिकल 44 में डीपीएसपी के अंतर्गत एक डायरेक्टिव के रूप में रख दिया गया कि गवर्नमेंट यानी सरकार यानी राज्य भविष्य में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। करेगा मतलब जब उसको इस प्रकार की सिचुएशंस मिलेंगी कि हां इससे इंटीग्रिटी मेंटेन होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट होगा, तब वो ऐसा डिसीजन ले सकते हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर अपनी राय दी। जैसे 1985 में साहबानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कहा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सरला मुदगल केस मामले में भी 1995 में भी यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। 2017 में सायरा बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बात को रिपीट किया और साथ ही साथ कई सारे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कही गई। यहां तक कि हमारी रूलिंग पार्टी आज की जो है उसने अपने एजेंडा में भी इसको शामिल किया। लेकिन अभी लेटेस्ट एक उत्तराखंड और राजस्थान की सरकारों ने एक कमेटी का गठन किया अपने यहां पर इस प्रकार से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, जिसको लेकर विवाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार ऐसे किसी भी चीज पे विचार करने से मना कर दिया जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के गठन को चैलेंज करता हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि संविधान में एक डायरेक्टिव के रूप में दिया गया है और राज्यों का कर्तव्य है कि उसको लागू करें। और जहां तक रही कमेटी बनाने की बात, तो संविधान के आर्टिकल 162 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका को यह अधिकार है कि वो ये कमेटियों का गठन कर सके, क्योंकि आर्टिकल 162 कहता है कि जहां तक स्टेट का लेजिस्लेटिव पावर है, यानी जहां तक उन्हें कानून बनाने का अधिकार है, वहां तक उस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा, यानी एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड होगी, यानी सरकार वहां तक डिसीजंस ले सकेगी जहां तक उन्हें कानून बनाने का अधिकार संविधान में दिया गया है। आज के समय में इस मुद्दे पर अगर हम लीगल एस्पेक्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट एग्री करता है होना चाहिए, संविधान ऑलरेडी टीपीएसपी में आर्टिकल 44 शामिल करता है होना चाहिए, पॉलिटिकल रूलिंग पार्टीज चाहती हैं होना चाहिए। तो समस्या कहां है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिकल विल पावर में, प्रॉब्लम है
सोसाइटी को प्रॉपर अवेयरनेस न देने की प्रॉब्लम है मुस्लिम्स को वोट बैंक की राजनीति के एक सिक्के के रूप में इस्तेमाल करने का, यानी कि इसके एक्चुअल पहलुओं को जनता तक ना पहुंचाकर इसे एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बनाए रखना चाह रही है हमारा राजनीतिक दल भी और हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग भी। क्योंकि जिस आधार पर इसका विरोध किया जा रहा है कि आर्टिकल 25 कहता है कि आपको अपने धर्म, अपने संस्कारों का पालन करने का अधिकार है, आर्टिकल 29 संविधान का कहता है कि आपको अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, और इस आधार पर हमें हमारे मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस जैसे मामलों को हैंडल करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हमारे धार्मिक कानूनों से संचालित होता है और यह हमारे धर्म का एक हिस्सा है। लेकिन क्या धर्म का पालन करने से रोक रहा है यूसीसी? क्या यूसीसी कह रहा है कि आप ऐसे विवाह ना करो? बल्कि यूसीसी कह रहा है कि महिलाओं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी की हो, मुस्लिम कम्युनिटी की हो, अगर मेंटेनेंस, उनके साथ कोई अन्याय होता तो मेंटेनेंस सबको बराबर तरीके से मिलना चाहिए। सभी के मैरिज प्रॉपरली लीगली रजिस्टर्ड होंगे तो उन्हें सरकारी नीतियों में, सरकारी कार्यक्रमों में और सरकार के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों में हिस्सेदारी मिलेगी। अल्टीमेटली देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं पर भारत के लोगों को जोड़ेगा, सभी के संस्कारों में एक रूपता को स्थापित करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वो अपने पर्सनल संस्कारों का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको यूसीसी रोकता नहीं है। हां, लेजिटिमेसी देने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होगी कि अगर उन संस्कारों के कारण किसी को कोई नुकसान हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का नुकसान हो रहा है, तो वे इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत अपने लिए मुआवजा मांग सकते हैं, अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एक प्रपोज्ड लॉ है, और इस लॉ के तहत सभी धर्म के लोगों के जो मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, एडॉप्शन वगैरह जैसे मामलों को हैंडल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने की बात है जो सभी पर बराबर तरीके से लागू होगा। और इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के पीछे कोई भी तर्क बहुत जेन्युइन नहीं है। हाँ, राजनीतिक चश्मे से देखने पर यह वोट बैंक की राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन सच में पूछा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत की एकता, अखंडता को मजबूत करेगा, सभी नागरिकों को एक समान दर्जा देने में मदद करेगा और भारत के सम्मान और स्वाभिमान में भी वृद्धि करेगा। धन्यवाद।